ओके, तो आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, थर्मोडायनामिक्स। बहुत इजी चैप्टर है बट इट इज़ हाईली थियोरेटिकल, बहुत सारा थियरी है। सेकेंडली, हम लोग नोट्स प्रिसाइज बनाने वाले हैं इसके, एंड देर आर फ्यू स्मॉल स्मॉल मिस्टेक्स इन योर न्यू स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक। तो ज़्यादा इट्स नॉट अ बिग डील बट स्मॉल स्मॉल करेक्शंस टू इट। I'll try to keep things as precise as possible. जितना सिंपल और शॉर्ट हो सके उतना सिंपल और शॉर्ट में रखूँगा। तो let us begin with what do we actually mean by thermodynamics. बेसिकली क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आप गाड़ी चला रहे हो एंड देन गाड़ी का जो इंजन है वो गर्म हो जाता है, so it produces heat basically. Otherwise even if you're exercising, आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो you also feel कि आपकी बॉडी हीट जनरेट कर रही है। तो बेसिकली इंजन या फिर आपकी बॉडी के मसल्स वो वर्क डन करते हैं और वो वर्क डन हीट में कन्वर्ट होता है। सो व्हाट वी नो इज वर्क डन कैन बी कन्वर्टेड टू हीट, राइट। तो इसका काउंटर क्वेश्चन ये है, इफ इट इज़ पॉसिबल द अदर वे राउंड, क्या हीट वर्क डन जनरेट कर सकता है या नहीं, राइट। So can heat generate work done? So the answer is yes. So heat can also generate, also can do work. Heat can do work as work can generate heat. तो थर्मोडायनेमिक्स का मतलब ये है कि थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग बेसिकली स्टडी इस चीज़ का करेंगे, द कन्वर्जन ऑफ हीट एंड वर्क। So thermodynamics is a study of conversion of work into heat and the other way around. Right, बहुत simple है. So we will define thermodynamics as a branch of physics that deals with the concept of heat and temperature and the interconversion between heat and other forms of energy. तो थर्मोडायनेमिक्स में सिर्फ हमको ये देखना है हीट और अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी का जो कन्वर्जन है, दैट विल बी बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स, सिंपल लैंग्वेज, राइट। सो लेट्स पुट बेसिक थिंग्स पॉइंट बाय पॉइंट। तो बेसिक आइडिया ये है थर्मोडायनेमिक्स, थर्मो थर्मो मतलब रिलेटेड टू टेम्परेचर, दैट मीन्स रिलेटेड टू हीट। डायनामिक्स, यू नो डायनामिक्स हम लोग कब बोलते हैं, व्हेनेवर देयर इज चेंज ऑफ स्टेट, चेंज ऑफ, लाइक फॉर एग्जांपल आपने सीखा होगा इलेक्ट्रोडायनामिक्स, जब चार्ज इलेक्ट्रो मतलब चार्ज जब मूव होता है, राइट, तो दैट इज इलेक्ट्रोडायनामिक्स। सिर्फ डायनामिक्स बोलोगे तो दैट इज रिलेटेड टू मोशन। वैसे ही थर्मोडायनामिक्स हियर इट इज रिलेटेड टू ट्रांसफर ऑफ हीट or change of heat into other forms of energy and the other way around. Okay, so it is very simple thing. We know that the engine of a vehicle produces heat, that is work done by the engine produces heat. Similarly, heat can also do work. तो जैसे मैंने आपको बताया थर्मोडायनामिक्स क्या है, थर्मोडायनामिक्स इज मोस्टली द स्टडी ऑफ कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क मोस्टली, और वर्क इनटू हीट एंड द अदर वे अराउंड। तो थर्मोडायनामिक्स is mostly the study of conversion of work or any other form of energy or any form of energy into heat and vice versa, and the other way around basically, right. तो हम लोग लिटरली थर्मोडायनामिक्स को डिफाइन कैसे कर सकते हैं, इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद हीट एंड टेम्परेचर एंड द इंटर कन्वर्जन बिटवीन
heat and other forms of energy. Therefore, thermodynamics is a branch of physics which that deals with the concepts of that deals with the concepts of heat and temperature and the interconversion between heat and other forms of energy. राइट तो दिस इज द बेसिक थिंग. तो थर्मोडायनामिक्स में जब भी हम लोग बात करेंगे वी विल टॉक अबाउट कन्वर्जन फ्रॉम हीट इनटू वर्क और वर्क इनटू हीट एंड समथिंग लाइक दैट. बहुत इजी है, इट्स वेरी वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट. तो हाँ, जब हम लोग थर्मोडायनामिक्स की बात करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको पता होना चाहिए. और बेसिक कॉन्सेप्ट से सबसे पहला है व्हाट इज़ थर्मल इक्विलिब्रियम. बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है थर्मल इक्विलिब्रियम का. देखो हमको ऑलरेडी पता है, आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा. अगर आप गर्म पानी को सराउंडिंग्स में रख देते हो, मतलब एटमॉस्फेयर में, एनवायरनमेंट में रख देते हो, तो आफ्टर सम टाइम्स वो गर्म पानी जो है वो ठंडा हो जाता है. मतलब क्या होता है कि द हीट फ्रॉम दैट हॉट वाटर फ्लोज टू द सराउंडिंग्स, या तो अदर वे राउंड. अगर आपने कोल्ड ड्रिंक का बॉटल बाहर रख दिया फ्रिज से निकाल के, तो you will also feel that heat from the surrounding is absorbed by that bottle of cold drink. और what happens is दोनों ही केस में temperature of surrounding और temperature of that water or cold drink it becomes same. तो ऐसे स्टेट को हम लोग बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम. थर्मल मतलब टेम्परेचर, इक्विलिब्रियम मतलब सेम टेम्परेचर बेसिकली. तो बेसिकली होता क्या है, हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम अ बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू दैट ऑफ लोअर टेम्परेचर. और ये हीट फ्लो चलता रहेगा. कब तक चलता रहेगा? जब तक दोनों बॉडी का टेम्परेचर सेम नहीं होता. और जब दोनों बॉडी का टेम्परेचर सेम हो गया तो हम लोग बोलते हैं बेसिकली वी से दैट द टू बॉडीज आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम. तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. We know that heat always flows from a body at higher temperature to a body at lower temperature. This transfer of heat continues until the two bodies attain the same temperature. राइट. तो जब दोनों बॉडीज का टेम्परेचर सेम हो जाएगा, अब हम लोग बोलेंगे द टू बॉडीज आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम. राइट. सो when the two bodies reach or attain at the same temperatures, sorry for this, when the two bodies attain the same temperature,
then they are said to be in thermal equilibrium. Right. So on the first शीट ऑफ टुडेज लेक्चर मैंने सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको बताए हैं कि थर्मोडायनामिक्स में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं. व्हाट इज थर्मोडायनामिक्स? Thermodynamics is it is a study of conversion of heat into work and the other way around, or heat into other forms of energy and the other way around. What is thermal equilibrium? बहुत सिंपल है. जब दो बॉडीज, वन इट इज एट हायर टेम्परेचर, अदर इज एट लोअर टेम्परेचर. आप दो बॉडी भी बोल सकते हो या तो आप ऐसा भी बोल सकते हो कि वन इज बॉडी, अदर इज सराउंडिंग सिस्टम एंड द सराउंडिंग. ओके, so we know that heat always flows from higher temperature to that of lower temperature. तो जब heat transfer हो रहा है, there will be a time when the two bodies basically have the same temperature, and that state of two bodies having same temperature is called as thermal equilibrium. In short, बहुत ही सिंपल है. तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है, तो हम लोग जीरोथ लॉ बोलते हैं इसको, फर्स्ट लॉ नहीं है ये. वी स्टार्ट विद जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. तो जो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है बेसिकली it talks about thermal equilibrium. So zeroth law of thermodynamics, it tells you about thermal, I mean it is related to thermal equilibrium basically, right? ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. सी होगा क्या? फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक थ्री बॉडीज, मैं तीन बॉडी लेता हूँ. आई हैव अ बॉडी ए, आई हैव बॉडी बी एंड आई हैव बॉडी सी. राइट. अगर ए और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है एंड देन ए, B and C again here, और A और B भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है. तो व्हाट इज हैपनिंग इज, ये डबल एरो मतलब थर्मल इक्विलिब्रियम, जस्ट टू शो दैट, एंड आई एम कीपिंग नोटेशंस एट पार विथ योर टेक्स्ट बुक्स. तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट अदर थिंग्स, क्योंकि नोटेशंस जो है बिल्कुल सेम यूज कर रहा हूँ मैं. एनीवेज, तो देखो होगा क्या अगर ए और सी बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में है और ए और बी बॉडी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है. ए इज कॉमन बिटवीन दीज टू, राइट? ए और सी दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, मतलब एट सेम टेम्परेचर. ए एंड बी दे आर एट थर्मल इक्विलिब्रियम, मतलब दे आर एट सेम टेम्परेचर. इसका मतलब क्या होता है? बी एंड सी शुड आल्सो बी एट सेम टेम्परेचर, दैट मीन्स दे शुड आल्सो बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम, राइट? दिस इज वेरी बेसिक थिंग. तो मैथमेटिक्स में भी ऐसा सीखा है आपने. इफ ए इक्वल टू बी एंड ए इक्वल टू सी, देन बी इक्वल टू सी, राइट? बहुत सिंपल चीज़ है. अगर हमारे पास ए और सी बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में है और ए और बी बॉडी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब बी और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा, राइट? दिस इज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. तो बेसिकली डिफाइन कैसे करोगे इसको, स्टेट कैसे करोगे? इजी है. इफ टू सिस्टम्स आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ अ थर्ड सिस्टम, यहाँ पे दो सिस्टम कौन से? बी एंड सी. दे आर इन इक्विलिब्रियम विथ थर्ड सिस्टम, मतलब कौन सा? ए सिस्टम बेसिकली, राइट? So if the two systems are in thermal equilibrium with a third system, they are also in thermal equilibrium with each other. Simple. If the two system, कौन से two system? B and C, they are in thermal equilibrium with third system, कौन सा third system? A, right? Then they are also in thermal equilibrium with each other. तो ये हो गया statement. बहुत easy है ये. So zeroth law of thermodynamics का statement आपको बताता है, if two systems are in thermal equilibrium with third system, thermal equilibrium with a third system, then they are also in thermal equilibrium with each other, thermal equilibrium with
each other. वेरी सिंपल, और इसको एक्सप्लेन करना तो और भी सिंपल है. तो लेट्स से कंसिडर 3 systems A, B and C. If A and C are in thermal equilibrium, are in thermal equilibrium with each other, and also A and B are in thermal equilibrium with each other, then B and C must also be in thermal equilibrium, must also be in thermal equilibrium with each other. Right. बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक्सट्रीमली सिंपल. बाय द वे, ये जो थर्मल इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट है, इट इज़ यूज्ड एट मेनी प्लेसेस. फॉर एग्जांपल, आपके बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना है तो हम लोग क्या करते हैं, थर्मोमीटर मुंह में डाल देते हैं. देन आई मीन दैट वाज ओल्ड टेक्निक, नॉट न्यू. या फिर किसी फॉर एग्जांपल हमारे पास हॉट वाटर है, उसका टेम्परेचर मेजर करना है, हम लोग थर्मोमीटर डाल देंगे उसमें. तो क्या होता है, थर्मोमीटर और सिस्टम में, मतलब आप सिस्टम मतलब हॉट वाटर, इसमें हीट एक्सचेंज होता है और थर्मोमीटर आफ्टर सम टाइम विल रीच द सेम टेम्परेचर ऑफ वाटर एंड देन यू जस्ट टेक द रीडिंग. फिर आप बोलते हो कि इट इज़ एट 70 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री, जो भी होगा. तो thermal equilibrium allows you to measure temperature. This is what you should know. I mean, this is the basic idea behind measuring temperature, right? So similarly, zeroth law of thermodynamics is more or less related to more than 2 systems. यहाँ पे 3 सिस्टम की बात हो रही है. Right, तो I will not go into unnecessary things as I told you. बहुत बेसिक है, यहाँ पे हम लोग बेसिक ही रखने वाले हैं. Let's talk about next topic, which tells you something about internal energy. मैंने आपको लास्ट चैप्टर में थोड़ा सा इसका एक रफ आइडिया दिया था कि इंटरनल एनर्जी मतलब क्या. ओके, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल. फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक टेबल पे एक ग्लास ऑफ वाटर रखा हुआ है, राइट. तो इस केस में काइनेटिक एनर्जी डेफिनेटली ज़ीरो है. क्यों? क्योंकि ये ग्लास ऑफ वाटर मूव नहीं हो रहा है. मैं मान सकता हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी भी ज़ीरो है. क्यों? क्योंकि लेट अस से ये जो हाइट है इट इज़ निग्लिजिबल, तो अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो, राइट. तो मतलब ग्राउंड पे ही वो ग्लास ऑफ वाटर रखा हुआ है, तो द हाइट इज ऑल्सो अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो. इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं है, राइट. लेकिन इफ़ यू थिंक अबाउट माइक्रोस्कोपिक लेवल, मतलब जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनके साथ क्या हो रहा है. यू ऑलवेज रिमेंबर दिस वाटर मॉलिक्यूल्स आर kept in the surroundings, and the surroundings basically is room temperature. That means the water will also be at room temperature after some time. That means the water molecules will have some heat, right. तो heat मतलब एनर्जी. तो बेसिकली होता क्या है, इंटरनल एनर्जी मतलब क्या. अभी क्योंकि एनर्जी है तो वाटर मॉलिक्यूल्स दे विल मूव, right, they will move, they will perform random motion, or they can go into rotations, right, or it can also go into vibration. तो इंटरनल एनर्जी का सिंपल मतलब ये है, इंटरनल एनर्जी इज द सम ऑफ ऑल द एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स. यहाँ पे हम लोग माइक्रोस्कोपिक लेवल की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये जो ग्लास ऑफ वाटर है ये रेस्ट पे था, तो काइनेटिक एनर्जी तो जीरो है,
क्योंकि इसका हाइट भी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कम है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो है। लेकिन जब आप लोग माइक्रोस्कोपिक लेवल की बात करते हैं, तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स है, they have some energy because they are kept in a surrounding which is at room temperature. The water molecules can perform translation motion, they can perform rotation motion, and they can perform vibration as well. So they will have some kind of energy. I am talking about molecules here. Each molecule will have some energy. So if I go on adding energy of each molecule, मैं हर एक molecule की energy को add करते जाऊंगा, तो that energy will be called as internal energy of the system. बहुत सिंपल सा आइडिया है, राइट। लिक्विड्स और सॉलिड्स के केस में पोटेंशियल एनर्जी भी होता है। क्यों होता है? क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वहाँ पे बेसिकली होते हैं। क्योंकि सॉलिड्स की बात करोगे तो इंटरमोलिकुलर या इंटर एटॉमिक डिस्टेंस बहुत कम होता है। मतलब दो मॉलिक्यूल्स या फिर दो एटम्स, दे आर वेरी नियर टू ईच अदर। So if they are very near to each other, then there is potential energy as well. गैस के केस में there is no potential energy. गैस के केस में अगर मोनोएटॉमिक गैस है, तो हमने ऑलरेडी देखा है कि मोनोएटॉमिक गैस में सिर्फ ट्रांसलेशन पॉसिबल है। तो जो भी इंटरनल एनर्जी होगा, मतलब हर एक मॉलिक्यूल का जो भी एनर्जी होगा मोनोएटॉमिक के केस में, मोनोएटॉमिक गैस के केस में, वो सिर्फ ट्रांसलेशन मोशन की वजह से होगा। अगर मैं डायटोमिक की बात कर रहा हूँ और उसमें रिजिड डायटोमिक की बात कर रहा हूँ गैस का, तो वहाँ पे जो भी टोटल इंटरनल एनर्जी आएगा, वो टोटल इंटरनल एनर्जी आपका आएगा ट्रांसलेशन से और रोटेशन से। अगर मैं नॉन रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे टोटल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ये आएगा ट्रांसलेशन, रोटेशन, वाइब्रेशन से, राइट। तो सिंपल लैंग्वेज में बोलने जाएंगे, every molecule, each and every molecule of that system has some energy. So internal energy is the sum of energies of all these molecules. Very simple, right? So let's put it point by point. बहुत simple concept है. Okay. So we know that every system consists of large number of molecules, तो पता ही है. So we know that every system consists of large number of molecules. So internal energy is defined as the energy associated with the molecules. Internal energy is defined as the energy associated with, मैंने बताया था with, because they're in random motion. So with random disordered motion, random disordered motion of the molecules of a system, the molecules of the system. So when I say here random disordered motion, मतलब सिर्फ ट्रांसलेशन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं. It includes all types of motion a molecule can perform, depending on the type of molecule, right? Okay. So, and as I told you, ये माइक्रोस्कोपिक एनर्जी की बात चल रही है, नॉट मैक्रोस्कोपिक. माइक्रो MIC और मैक्रो MAC, राइट. तो माइक्रोस्कोपिक एनर्जी जो होता है वो मोशन से आता है, सिस्टम के ओवरऑल मोशन से आता है, राइट. सो दिस इंटरनल एनर्जी और दिस एनर्जी, बेसिकली this internal energy is different from macroscopic
energy of the system. Let's put it with an example. For example, consider a glass of water kept on a table. This system is at rest and hence has no kinetic energy. Also, let us assume the is height of this system मतलब glass में water, this is system of this system is very small and hence potential energy is also zero. Right. मतलब क्या? It doesn't have any macroscopic energy, right? But मैंने इसे बताया. But what is happening? But from the kinetic theory, we know that water molecules are in random motion. But we know that the molecules of water are in a state of random motion, and hence they may possess. मैं may possess इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि not necessarily वहाँ पे रोटेशन होगा ही, वहाँ पे वाइब्रेशन होगा ही, right? So hence they may possess translational, rotational and vibrational energies. So internal energy is the sum of these energies. Internal energy is the sum of, or is the addition of these energies of all the molecules. These energies of all the molecules of the system. राइट. तो कॉन्सेप्ट बहुत इजी है. इट्स एक्सट्रीमली सिंपल थिंग. अगर आपको और एग्जांपल लेना है तो वी कैन टॉक अबाउट गैसेस. So if as I told you, if I am talking about monoatomic gas, it has purely translation motion क्योंकि मोनो एटम, सिंगल एटम है तो उसमें वाइब्रेशन और रोटेशन का तो क्वेश्चन ही नहीं है, राइट? तो उस केस में इंटरनल एनर्जी जो आएगी वो सिर्फ ट्रांसलेशन से आएगी. अगर आपके पास पॉली एटॉमिक है, डिपेंड करता है हाउ मेनी एटम्स आर देयर, उस पर डिपेंड करता है कि रोटेशन होगा, वाइब्रेशन होगा कि नहीं होगा, अदर थिंग्स दैट डिपेंड ऑन दैट, राइट? So for an ideal monoatomic gas, for an ideal बताया आपको. आइडियल में क्या होता है? आइडियल में गैस और गैस मतलब एटम एंड एटम, मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूल, उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं होता है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी का क्वेश्चन ही नहीं आता वहाँ पे. फॉर एन आइडियल मोनोatomic गैस like argon, for example, such as argon, the internal energy
The internal energy is just because of translation motion. It's just because of translational kinetic energy. Translational kinetic energy of the atoms. Okay. For a polyatomic gas, as I told you, for a polyatomic gas, the internal energy also has contribution from मैंने अभी बताया कौन कौन से दो चीज रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जीज रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल एनर्जीज बेसिकली वेरी सिंपल हम लोग नॉर्मली गैस के केस में हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कंसीडर नहीं करते क्योंकि गैस के एटम्स में इंटर एटॉमिक डिस्टेंस जिसको आप बोलते हो गैस के किसी भी दो एटम में या मॉलिक्यूल्स में मतलब इंटर एटॉमिक या इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस इतना ज़्यादा होता है कि वो दो गैस एटम्स या मॉलिक्यूल्स वो इंटरैक्ट नहीं कर रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी का क्वेश्चन ही नहीं है वहाँ पे सो दैट्स व्हाई वी डोंट कंसीडर बट इफ़ यू टॉक अबाउट सम लिक्विड्स एंड ऑल द सॉलिड्स मोर और लेस क्योंकि सॉलिड्स में इंटर एटॉमिक डिस्टेंस बहुत कम होता है तो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी भी कंट्रीब्यूट करेगा सो इन केस ऑफ liquids and solids where interatomic distances are very small distances are very small we may have contribution from potential energy also pretty simple thing बहुत सिंपल सा आइडिया है ऑलराइट तो next in line is to define a thermodynamic system and thermodynamic process and thermodynamic state. So let's see what is a thermodynamic system and thermodynamic state and thermodynamic process basically. State तो easy है, I'll talk about it when I will tell you about thermodynamic system. Right. तो बेसिकली थर्मोडायनामिक सिस्टम मतलब क्या थर्मोडायनामिक सिस्टम मतलब या तो एक ऑब्जेक्ट या तो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो सकता है ना मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है या मेरे पास 3 ऑब्जेक्ट है या मेरे पास 5 ऑब्जेक्ट है n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है तो थर्मोडायनामिक सिस्टम इज ईदर अ सिंगल ऑब्जेक्ट और अ ग्रुप और कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विच हैज़ द एबिलिटी टू एक्सचेंज एनर्जी विद द सराउंडिंग्स तो वो जो सिस्टम है वो जो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है it has the ability to exchange heat with the surroundings basically right exchange energy basically okay so that is how you defined as thermodynamic system अब इस सिस्टम को छोड़ के इस सिस्टम को छोड़ के जो कुछ भी है दैट इज सराउंडिंग और एनवायरनमेंट जैसे मैंने आपको बताया था आपके रूम में एक ग्लास में पानी भरा हुआ है तो वो पानी और ग्लास आपका सिस्टम हो गया वो ग्लास जो है वो आपके सिस्टम का बाउंड्री हो गया और इस बाउंड्री के बाहर जो कुछ भी होगा इट मे बी योर कंप्यूटर इट मे बी योर मोबाइल फोन इट मे बी समथिंग एल्स केप्ट मे बी अ पिलो इज केप्ट इन योर रूम ये सारा का सारा हो गया सराउंडिंग या फिर एटमॉस्फेयर या फिर एनवायरनमेंट राइट
तो दिस इज व्हाट यू शुड नो फर्स्ट ऑफ ऑल. अब थर्मोडायनामिक सिस्टम को हम तीन तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं. तो आई गो थ्रू इट वन बाय वन. पहले हम लोग डिफाइन कर लेते हैं कि थर्मोडायनामिक सिस्टम है क्या. देन वी गो हाउ डू वी कैटेगराइज थर्मोडायनामिक सिस्टम, हम लोग वो देखेंगे. तो लेट्स फर्स्ट just write down what is a thermodynamic system. A thermodynamic system is an object or collection of objects, और ये जो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है ना, ये एक यूनिट बनाना चाहिए. एक यूनिट बनाना चाहिए मतलब इट शुड मेक वन यूनिट. ओके, दैट कैन फॉर्म अ यूनिट, फॉर एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको. एक यूनिट बनाने का मतलब क्या. अगर आपने देखा होगा, ये जो कोल्ड ड्रिंक्स डिलीवरी वाले लोग आते हैं, वो एक कैरेट में बहुत सारे ऐसा बॉटल्स भर देते हैं. तो दैट कैन बी अ यूनिट. सो इट इज कलेक्शन ऑफ लेट्स से 10 बॉटल्स ऑफ कोल्ड ड्रिंक एंड दैट फॉर्म्स अ यूनिट. मतलब वो एक सिस्टम हो गया, राइट. बट यू कैन नॉट से कि मेरे पास एक कोल्ड ड्रिंक का बॉटल यहाँ रखा है और यहाँ से 10 मीटर पे मैंने एक किटल रख दिया पानी का, गर्म पानी का. दे कैन नॉट फॉर्म अ यूनिट बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर एट वेरी लार्ज डिस्टेंसेस, राइट. Okay, so a thermodynamic system is an object or collection of object that can form a unit, which may have ability to exchange with. I don't like this word. Which may have, which must have is important. Which may have, but अब ठीक है. Which may have ability to exchange energy with its surrounding. To exchange energy with its surroundings. ये वर्ड जो है विच में, अगर वो हीट एक्सचेंज, एनर्जी एक्सचेंज करने की कैपेबिलिटी रखता ही नहीं है, तो फिर देन आई कैन नॉट से इट इज थर्मोडायनामिक सिस्टम. एनीवेज, तो जैसे मैंने बताया, एनीथिंग विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ द सिस्टम इज सराउंडिंग, ओके, और एनवायरमेंट. एनीथिंग विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस सिस्टम is its environment, atmosphere, surrounding, whatever it is, whatever we call it, is its surroundings or its environment. Its environment, okay, and yeah. तो इसका कोई एग्जाम्पल मैं आपको देने वाला नहीं हूँ, इट्स सिंपल. अब हमको क्या करना है, हम लोगों को थर्मोडायनामिक सिस्टम को कैटेगराइज करना है. तो तीन कैटेगरीज होती है. So thermodynamic system can be classified or categorized. Thermodynamic system can be classified on the basis of transfer of heat and matter. तो एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है कि नहीं सिस्टम का सराउंडिंग के साथ, मैटर ट्रांसफर हो रहा है कि नहीं सिस्टम का सराउंडिंग के साथ, या दोनों ही ट्रांसफर हो रहा है या कुछ भी ट्रांसफर नहीं हो रहा है, उस पर हम लोग थर्मोडायनामिक सिस्टम को क्लासीफाई कर सकते हैं. सो थर्मोडायनामिक सिस्टम कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सचेंज ऑफ हीट, मैं यहाँ पे बोलूँगा एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, एंड मैटर with its surroundings as follows. तो हम लोग तीन
As I told you, you can basically have three categories, three classes, right? First है open system. ओपन सिस्टम इज ओपन. ओपन सिस्टम इज ओपन का मतलब वो एनर्जी, मतलब हीट भी एक्सचेंज करेगा सराउंडिंग के साथ, वो मैटर भी एक्सचेंज करेगा सराउंडिंग के साथ. बहुत सिंपल रियल लाइफ प्रैक्टिकल एग्जांपल, जब आप पानी या दूध को बॉईल करते हो, राइट? पानी का केस मैं ज़्यादा लेता हूँ क्योंकि जब आप पानी को बॉईल करते हो तो डेफिनेटली हीट एक्सचेंज हो रहा है सराउंडिंग्स के साथ. जैसे जो जो भी आपने नीचे लगा के रखा है गैस, मतलब वो जो फर्नेस है, राइट, जो बर्नर है, राइट, तो जो हीट सप्लाई करता है वो भी सराउंडिंग है. तो सबसे पहले तो वो वाटर सराउंडिंग से हीट ले रहा है. दूसरा, वो जो वेसल में आप बॉईल कर रहे हो, वो वेसल सराउंडिंग एयर के साथ हीट एक्सचेंज कर रहा है, मतलब एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है. एक दो तरीके से तो हो ही रहा है. दूसरा, जब वाटर बॉईल होने लगता है, इवापोरेट होने लगता है बेसिकली, तो जो वेपर है, वाटर की जो वेपर है, वो वाटर के वेपर भी सराउंडिंग के साथ सराउंडिंग में जा रहे हैं बेसिकली, तो वहाँ पे मैटर का भी एक्सचेंज है. तो ओपन सिस्टम में दोनों चीज़ें एक्सचेंज होती है, एनर्जी भी एक्सचेंज होती है और मैटर भी एक्सचेंज होता है. तो ऐसे सिस्टम को हम लोग बोलते हैं ओपन सिस्टम, राइट? सो एन ओपन सिस्टम is a system that freely exchanges or allows exchange of both energy and matter with the surrounding, energy and matter with its surroundings, right? एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है, वाटर बॉइलिंग इन अ वेसल. ओपन वेसल होना चाहिए, राइट? किटल, ओपन किटल होना चाहिए. अगर आपने क्लोज कर दिया तो फिर मैटर का एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है. एग्जाम्पल, वाटर बॉइलिंग इन ओपन केटल और ओपन वेसल. अगर आपने क्लोज कर दिया तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ एक्सचेंज ऑफ मैटर बेसिकली. दूसरा टाइप का सिस्टम, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये आपका केमिस्ट्री में हुआ होगा, टाइप्स ऑफ सिस्टम्स. दूसरा है क्लोज सिस्टम. अभी यही जो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ ओपन केटल का, अगर मैं क्लोज केटल लेता हूँ, वेसल को मैंने ऊपर से क्लोज कर दिया, हम लोग पानी को गर्म कर रहे हैं बेसिकली, तो क्या होगा? इट कैन ओनली एक्सचेंज हीट, मतलब एनर्जी विद इट सराउंडिंग, इट कैन नॉट एक्सचेंज मैटर. तो उसको हम लोग बोलते हैं क्लोज सिस्टम. सो क्लोज सिस्टम डज अलाउ exchange of only energy and not matter with its surrounding. So system a closed system does not allow exchange of matter with its surroundings. It only allows exchange of energy, right? एग्जाम्पल अभी अभी मैंने बताया आपको. फॉर एग्जाम्पल, जब आप इसी वाटर, बॉइलिंग वाटर को अगर आपने क्लोज कर दिया तो जो वेपर है इट कैन नॉट लीव द सिस्टम, राइट? तो आई लीव इट एग्जाम्पल फॉर यू. आप लिख सकते हो एग्जाम्पल. इट्स प्रीटी सिंपल थिंग. सो वाटर बॉइलिंग in a closed kettle, that is an example which does not allow, okay, I'll just put it here anyways. Water boiling in a closed kettle
from which water vapors cannot leave the system. Okay, then last type of system is isolated system. Isolated मतलब isolated. Neither energy nor matter can be exchanged. तो इज द मोस्ट सिंपल थिंग. एग्जाम्पल, हमने चाय बनाई, चाय को थर्मस फ्लास्क में डाल दिया. क्यों डालते हैं? इसीलिए डालते हैं ना, क्योंकि वो जो थर्मस फ्लास्क होता है ना, दैट इज बेसिकली दैट डज नॉट अलाउ एनर्जी or matter to be exchanged with the surrounding. Okay, so an isolated system neither isolated system does not allow, this basic good way to write it, does not allow exchange of energy or matter with its surroundings, with its surroundings. So it is a completely sealed system. It is a completely sealed system. Sealed system. Example, water in a thermos flask. Water in a thermos flask. Right. So that was all about thermodynamic systems. तीन टाइप देखे हमने. सिस्टम क्या है वो देखा. सिस्टम इज एन ऑब्जेक्ट और अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट विच हैज़ द एबिलिटी टू एक्सचेंज हीट. राइट. तो मैंने ये बोला था कि ये विच में मुझे इसलिए यूज़ नहीं अच्छा नहीं लगता, क्योंकि नॉर्मल केसेस व्हेन वी विल स्टडी थर्मोडायनामिक्स, तो हम लोग सिस्टम को अलाउ करने वाले हैं एनीवेज, क्योंकि थर्मस फ्लास्क जो है, इट इज़ अ केस वेयर a system cannot exchange energy with the surrounding, इसलिए वो word यूज करते हैं which may have the ability to exchange energy with the surrounding. right. अब हमको देखना है कि थर्मोडायनामिक प्रोसेस क्या. राइट. अब थर्मोडायनामिक प्रोसेस से पहले ये बताना चाहिए कि थर्मोडायनामिक स्टेट क्या. तो थर्मोडायनामिक स्टेट मतलब बेसिकली क्या होता है, मेरे पास एक सिस्टम है, थर्मोडायनामिक सिस्टम है. इट इज एट सम वैल्यू ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर. जैसे एक वाटर मैंने भर दिया ना थर्मस फ्लास्क में. राइट. तो मैं हॉट वाटर लिख देता हूँ बेसिकली, हॉट वाटर इन थर्मस फ्लास्क. तो मैंने ये जो हॉट वाटर थर्मस फ्लास्क में भरा है, उसका कुछ प्रेशर होगा, वो कुछ प्रेशर एक्सर्ट करेगा ना ऑन द वॉल्स ऑफ एंड द बॉटम ऑफ दैट फ्लास्क. उसका कुछ वॉल्यूम होगा, उसका कुछ टेम्परेचर होगा. तो ये एक स्टेट हो गया. दिस इज वन स्टेट ऑफ दैट सिस्टम. राइट. अगर मैंने सेम हॉट वाटर को एक बड़े थर्मस फ्लास्क में भर दिया होता, तो दैट विल बी अनदर स्टेट ऑफ सिस्टम. सो थर्मोडायनामिक स्टेट मतलब it is basically a state of the system with some given values of pressure, volume and temperature. Okay, so we can describe the state of a system by using temperature, pressure and volume as its variables. Right. तो अगर आपको थर्मोडायनामिक स्टेट समझ गया, स्टेट मतलब बस सम वैल्यू ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑफ दैट सिस्टम, दैट इज वन स्टेट. सिंपल थिंग. तो प्रोसेस समझेगा आप. थर्मोडायनामिक प्रोसेस मतलब क्या. सो व्हाट इज अ थर्मोडायनामिक प्रोसेस.
अगर हमारा सिस्टम एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जा रहा है, फॉर एग्जांपल मैंने वाटर लिया, उसको वेसल में डाल दिया, तो उसका कुछ प्रेशर था, कुछ वॉल्यूम था, टेम्परेचर था, लेटेस्ट से रूम टेम्परेचर था 27 डिग्री। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं उसको हीट कर रहा हूँ। हीट करने से दो चीज़ होगी, और ये ओपन सिस्टम है तो दो चीज़ होगी। एक तो टेम्परेचर बढ़ेगा वाटर का, मतलब टेम्परेचर टी चेंज हो रहा है। दूसरा वॉल्यूम कम हो सकता है, क्योंकि देयर कैन बी एक्सचेंज ऑफ मैटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स विद द सराउंडिंग। तो आफ्टर 10 मिनट्स, 10 मिनट के बाद मुझे क्या मिला, पी P2 V2 T2, मतलब पहले था P1 V1 T1, अब मिला P2 V2 T2। अज्यूमिंग कि प्रेशर भी चेंज हुआ है, क्योंकि वॉल्यूम चेंज हुआ तो प्रेशर चेंज होगा बेसिकली। तो अभी क्या हुआ कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे आ गया हमारा सिस्टम, तो इसको बोलते हैं थर्मोडायनामिक प्रोसेस। सिंपल। सो थर्मोडायनामिक प्रोसेस इज द प्रोसेस इन विच द थर्मोडायनामिक स्टेट ऑफ अ सिस्टम इज चेंज्ड। सो thermodynamic process is a process in which thermodynamic state of a system is changed। और इसमें ये एक एग्जांपल लिख देना जो मैंने भी बताया आपको, राइट। तो दैट इज ऑल फॉर द डे। कल हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करने वाले हैं।